नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं दिल्ली की आज की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हमारी बाकी न्यूज की अपडेट्स तुरंत मिल सकें। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 31 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज होनी शुरू होगी। साथ ही 4 जनवरी तक तापमान 4 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन सुबह के समय दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में घने से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार को सुबह के समय आसमान साफ रहने और घना कोहरे का अनुमान जताया है। वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक दर्ज होगा। वहीं विभाग ने 1 से 2 जनवरी को शीतलहर चलने और सर्द दिन रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में ये शीतलहर होगी जिसका असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में देखने को मिलेगा। गुरुवार को नम हवा के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में ठंड से थोड़ी राहत मिली। इस कारण से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और सर्दी में भी गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा और नए साल में सर्दी और कोहरा लौटेगा। इस कारण से ठिठुरन एक बार फिर बढ़ जाएगी। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक यानी कि 23.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बीते कई दिनों से न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास चल रहा था। इस कारण से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन बुधवार से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हुई थी और ठंड से राहत मिली। ये सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने आगामी वर्ष के बजट में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर अपने इलाके को विश्व स्तरीय बनाने की योजना के लिए राशि का प्रावधान किया है। इसके अलावा नई दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने और साफ, सुंदर और हरा भरा बनाकर स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले 3 में शामिल कराने की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया है। वहीं कोरोना के संभावित नई लहर से भी निपटने की तैयारी की है। एनडीएमसी के अध्यक्ष अमित यादव की ओर से पेश बजट को बैठक में पास कर दिया गया। यादव ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष की संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक आशाजनक हैं और एनडीएमसी एक मजबूत विकास पथ के लिए तैयार है। वर्ष 2023-24 के लिए 4,743 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। दिल्ली सरकार ने राजधानी के वृद्धों को पेंशन न मिलने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से अपना हिस्सा नहीं देने और वित्त विभाग की मनमानी से राजधानी के 4,26,058 वृद्धों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। इस मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को बुलाकर फटकार लगाई। कमेटी के सामने आया कि वृद्धों को दी जाने वाली 2,000 रुपए की पेंशन में से 1,11,361 वृद्धों की 200 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं और 1,800 रुपए दिल्ली सरकार देती है। मगर पिछले 1.5 साल से केंद्र सरकार ये राशि नहीं दे रही है। इस कारण वित्त विभाग की तरफ से वृद्धों की पेंशन में 2-3 महीनों की देरी हो रही है। ये विकट स्थिति है। अफसरों को इस मामले में कारगर कदम उठाने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सोलर नीति का मसौदा तैयार किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मसौदे को मंजूरी दी। इसका मकसद वर्ष 2025 तक दिल्ली में 6,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का क्षमता हासिल करना है। इस मसौदे को सभी स्टेक होल्डर्स, विशेषज्ञों और आम लोगों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा ताकि वे इस मसौदे पर अपना सुझाव दे सकें। इसके बाद इसे स्वीकृति के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। इसके बाद सरकार इस नीति को जारी करेगी। इसका मकसद दिल्ली को देश में सौर ऊर्जा की खपत के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इसके लागू होने पर करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली सोलर सेल के तहत एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनेगा। इसके माध्यम से लोगों को दिशा निर्देशों की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने दावा किया कि देश में पहली बार उपभोक्ताओं को कम्युनिटी सोलर उत्पादन और बगैर किसी बिचौलिए के व्यवसाय करने का मौका मिलेगा। दिल्ली वालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 सालों में कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने व्यय वित्त समिति EFC के अंतर्गत मंजूर किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य और PWD के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने 19,546 करोड़ के 77 बड़े प्रोजेक्ट्स को EFC द्वारा मंजूरी दी गई है। इनमें PWD के 26 प्रोजेक्ट, स्कूल और विश्वविद्यालय में क्लासरूम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 26 प्रोजेक्ट और नए अस्पताल और अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 25 प्रोजेक्ट शामिल हैं।
इसमें दिल्ली की कई प्रमुख फ्लैगशिप परियोजनाएं शामिल हैं। ईएफसी केवल उन्हीं परियोजनाओं को मंजूरी देता है जो 100 करोड़ रुपए की लागत से ऊपर है। सिसोदिया ने कहा कि सरकार में आने के बाद केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता रही है कि दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतरीन बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली सरकार ने 2017 के बाद से 19,545 करोड़ रुपए की लागत से 77 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी। राजधानी को कूड़े के पहाड़ से मुक्ति दिलाने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटी को पूरा करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने काम शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आपके महापौर और उप महापौर पद के उम्मीदवार शैली ओबराय और ओले मोहम्मद इकबाल और एमसीडी के अधिकारियों के साथ ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए शुरू हुए काम का निरीक्षण किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना पिछली सरकार की प्राथमिकता नहीं थी, इसलिए इन लैंडफिल साइट की ऊंचाई लगातार बढ़ती रही और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ा। जनता का जीवन इन कूड़े के पहाड़ों की बदबू के कारण नर्क बन गया, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मौका दिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। दिल्ली के सबसे महंगे इलाके किंग्स कोर्ट में रहने वाले अधिवक्ता के घर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई थी। चोरी की वारदात के समय अधिवक्ता अपने परिवार के साथ थाईलैंड गए हुए थे। जब वो 26 दिसंबर को वापस लौटे तो चोरी का खुलासा हुआ। चितरंजन पार्क थाना पुलिस ने इस मामले में अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शोएब उर्फ लल्ला के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से चुराई गई पूरी ज्वेलरी, नकदी बरामद कर ली गई है। आरोपी ड्रग्स लेने का आदी है और उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी को कैसे पता लगा कि अधिवक्ता अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड गया हुआ है। दिल्ली पुलिस को देश के बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्या मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की नार्को रिपोर्ट का भी पुलिस की जांच रिपोर्ट से मिलान हो गया है। आरोपी आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में वही कबूल किया है जो उसने जांच रिपोर्ट में बोला है। उसने नार्को टेस्ट के दौरान ये भी कबूल किया है कि वो श्रद्धा से रिश्ते से थक गया था। आए दिन झगड़ा होता था, ऐसे में वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने ये भी कबूल किया है कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की। श्रद्धा हत्या मामले में जांच पर नजर रखने वाले दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आफ्ताब की नार्को टेस्ट की रिपोर्ट करीब 8 पेज की है। रोहिणी स्थित एफएसएल ने 3 दिन पहले दक्षिणी जिला पुलिस को ये रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट से पता लगा है कि आरोपी से नार्को टेस्ट के दौरान करीब 20 से 25 सवाल पूछे गए। उसने सभी सवालों का जवाब ठीक से दिया है, किसी भी सवाल का जवाब घुमा फिरा कर नहीं दिया। गौरतलब है कि आरोपी की पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट की भी जांच रिपोर्ट से मिलान हो चुकी है। आरोपी आफ्ताब के परिवार ने मुंबई छोड़ दिया है। अब उसका परिवार किसी गुप्त स्थान पर रह रहा है। हालांकि परिवार पुलिस के निरंतर संपर्क में है। इसकी पुष्टि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। परिवार का कहना है कि वे बेवजह की रोका टोकी और सुरक्षा के लिहाज से मुंबई से अज्ञात स्थान पर गए हैं। साउथ दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित खिचड़ीपुर इलाके में आत्महत्या का ड्रामा करने के चक्कर में 45 साल के युवक की जान चली गई। दरअसल वो अपनी प्रेमिका पर शादी का दबाव बनाने के लिए फांसी लगाने का नाटक कर रहा था, लेकिन गलती से हाथ छूटने पर वो सच में फंदे से लटक गया। प्रेमिका ने उसे फंदे से उतारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से कामयाब नहीं हो सकी। किसी तरह उसे उतार कर अस्पताल ले जाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआत में युवती ने हार्ट अटैक से युवक की मौत की बात कही। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो फंदा लगाकर मौत की बात पता चली। मृतक की शिनाख्त कृष्णा के रूप में हुई है। पुलिस प्रेमिका से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में अब भी 6000 सीटें खाली हैं। सीटों को भरने के लिए डीयू ने एक बार फिर स्पेशल स्पॉट एडमिशन राउंड 2 के तहत दाखिला प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा की। छात्रों के पास दाखिला लेने का ये अंतिम अवसर है। इस राउंड के तहत बुधवार रात डीयू ने विभिन्न कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में खाली सीटों की जानकारी जारी कर दी। इसमें सामान्य से लेकर आरक्षित श्रेणी की सीटें हैं। डीयू में पॉपुलर कॉलेजों और कोर्सेज की सीटें पहले ही भर चुकी हैं। मालूम हो कि 31 दिसंबर के बाद डीयू में यूजी पीजी के दाखिले नहीं होंगे। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।